नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और 12वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले प्रत्येक बालक-बालिका के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। आज साथियों हम कक्षा 12 की विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड पर बात करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के सत्र के लिए जो 60% कोर्स आने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देखें, पसंद आए, धन्यवाद। पसंद आए मार्गदर्शन करें, उत्साहवर्धन करें और मार्गदर्शन करते रहें। पाठ्यक्रम में शामिल कौन कौन से पाठ हैं इस बार ये देखते हैं। 60% है तो 7 पाठ हमारे रखे गए हैं, क्योंकि 4.2 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में आने चाहिए वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा में। उस हिसाब से देखा जाए तो यदि 0.2 को हटा देते हैं तो 4 पाठ रहते हैं, और यदि शामिल कर लेते हैं अगला पाठ पूर्णांक के रूप में तो 5वां पाठ भी आता है। पहला पाठ जैसे हरिवंश राय बच्चन की दोनों कविताएं आत्म परिचय और एक गीत दिन जल्दी जल्दी रहता है। आलोक धनवा की एक कविता पतंग, कुंवर नारायण की 2 कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय की एकमात्र कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ये 4 पाठ तो 100% आने हैं। 5वां पाठ जो है उसकी गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना जरूरी है। सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ्यक्रम में नामक कविता है। आज अभी इस वीडियो में आप ये जो ऊपर वाले 4 पाठ हैं, इन चारों पाठों में वर्णित तो कुल मिलाकर 2 3 4 5 6 ये 6 कविताओं के प्रश्नोत्तरों पर हम बात करेंगे। देखते हैं पहले प्रश्न से। हरिवंश राय बच्चन जीवन और रचना परिचय। जीवन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निधन 18 जनवरी 2003 मुंबई महाराष्ट्र। रचनाएं प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां इत्यादि। अनुवाद इन्होंने किया हेमलेट, जनगीता व मैकबेथ का। डायरी जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। आत्मकथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4 भाग हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एबेसेद वाले प्रश्नों में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन होंगे, एक आपको ये क्लिक करना है हरिवंश राय बच्चन को। कवि की रचनाओं ने कवि सम्मेलन के मंचों पर खूब धूम मचाई और इनकी रचनाओं पर फारसी कवि उमर खयाम का प्रभाव स्पष्टतः देखा जाता है। पहले प्रश्न से चलते हैं। कवि एक तरफ या एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर मैं नए जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से ले मतलब एक तो जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और मैं नए जग का ध्यान किया करता हूँ, ये तो दोनों विपरीत बातें हो गई। तो इन विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है। जग जीवन का भार लेने से कवि का आशय है कि वह सांसारिक या सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, वह आम आदमी से अलग नहीं है, वह सांसारिक सुख दुख लाभ हानि इत्यादि को झेलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि वह संसार की ओर ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों से विमुख नहीं हुआ है, वरन वह समाज या संसार की निरर्थक बातों की अनदेखी कर केवल प्रेम पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात कहते हैं। सामान्य मनुष्य सामाजिक बाधाओं, बंधनों व परंपराओं के कारण कुछ अलग नहीं कर पाते हैं। कवि इन बाधाओं परंपराओं की परवाह नहीं करते और कवि की इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं एवं वे प्रत्येक देश काल में प्रासंगिक है। देखा जाए तो ये दोनों पंक्तियां परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक मानी जा सकती हैं। जहां पर दाना रहते हैं, दाना का अर्थ है समझदार। दाना का अर्थ आप क्या समझेंगे, समझदार। दाना का अर्थ होता है समझदार और सॉरी दाना का अर्थ है समझदार और नादान का अर्थ है नासमझ। जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। नादान का अर्थ होता है नासमझ। नासमझ या नादान व्यक्ति सांसारिक मोह माया में उलझ जाता है। वह इस मोह माया को निरर्थक मानते हुए भी इसमें फंसा रहता है। संसार असत्य व मिथ्या है, जबकि मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी संसार में रहते हैं किंतु मोह माया से दूर हैं। कवि कहना चाहते हैं कि संसार में हर प्रकार के लोग ही रहते हैं, नादान और दाना दोनों प्रकार के। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं और
और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ प्रकट हो रहा है, इस कारण यह यमक अलंकार माना जाएगा। प्रथम और से के माध्यम से कवि ने स्वयं को आम आदमी से अलग बताया कि मैं भिन्न और जग भिन्न। दूसरे और का प्रयोग एक योजक शब्द के रूप में हुआ है और तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी प्रकार का संबंध न होने की बात ही कही गई है कि मैं और तथा जग और कहाँ का नाता, कि मैं कुछ अलग हूं तथा मैं कुछ अलग हूं तथा जनता कुछ अलग है, जग कुछ अलग है, इसमें हमारा कोई संबंध ही नहीं बनता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि शीतल वाणी में आग होने से का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होना, इस पद में देखा जाए तो विरोधाभास अलंकार है। कविता की इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि आग कभी भी शीतल नहीं हो सकती। यद्यपि कवि की वाणी शीतल है, तथापि उसके मन में विद्रोह है, वह असंतोष का भाव है, वह सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, प्रेम रहित संसार उसे स्वीकार्य नहीं है। कवि अपने असंतोष को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करते हैं। जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। सांसारिक मनुष्य को अनेक जिम्मेदारियों व कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ता है। इन्हीं कर्तव्यों या जिम्मेदारियों के भार को ही जग जीवन का भार कहा गया है। कवि के द्वारा सांसों के दो तार से क्या आशय है। सांसों के दो तार से आशय है जीवन। जिस प्रकार वीणा के तारों को छेड़ने से संगीत की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी तारों को छेड़ने से जीवन में संगीतमय मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। कवि द्वारा प्रयुक्त स्नेह शूरा में कौन सा अलंकार है। तो स्नेह रूपी शूरा अर्थात रूपक अलंकार है। कवि जीवन में क्या लिए फिरते हैं। कवि जीवन में प्यार लिए फिरते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते से कवि का क्या आशय है। समग्र रूप से संसार स्वार्थी है। संसार में उन्हीं लोगों की पूछ होती है जो संसार की बड़ाई करते हैं। लोगों के मन मुताबिक बात करने वाले लोग ही प्रिय लगते हैं। कवि इस प्रकार की चापलूसी में यकीन विश्वास से नहीं करते हैं। निज उर के उद्गार से तात्पर्य क्या है। तो कवि द्वारा की जाने वाली रचनाओं को ही निज उर के उद्गार के रूप में माना गया है, क्योंकि ये कवि के मन के भाव हैं। निज उर के उपहार किसे कहा गया है। कवि की रचनाओं में आए हुए प्रेम पूर्ण भावों को संसार के लिए स्वयं के हृदय से दिया गया उपहार माना गया है। कि कवि की रचनाओं में आए प्रेम पूर्ण भावों को, जो बहुत ही अच्छे संदेश आए हैं, को संसार के लिए स्वयं के हृदय से दिया गया उपहार माना गया है। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों बताया है। कवि ने संसार को अपूर्ण या अधूरा इसलिए बताया है कि लोग परस्पर ईर्ष्या, द्वेष व प्रतिस्पर्धा में संलग्न हैं। वे स्वार्थ पूर्ति में लीन हैं। प्रेम का अभाव है। इस कारण प्रेम के अभाव के कारण से ही या इस कारण से ही कवि ने संसार को अधूरा या अपूर्ण बताया है। कवि के सपनों का संसार कैसा होगा। कवि कल्पना के आधार पर बताइए। तो कवि के सपनों का संसार प्रेम से पूर्ण होगा। उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। कवि के सपनों का संसार अपूर्ण न होकर पूर्ण माना है, क्योंकि उसमें प्रेम नामक तत्व की उपस्थिति रहेगी। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, कि मैं हृदय में अग्नि जलाकर दाह करता हूँ, मतलब जलता रहता हूँ। तो अग्नि जलाने से कवि का क्या आशय है या कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि का आशय है कि उसके जीवन में भी अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं, समस्याएं व तकलीफें मौजूद हैं। ये चिंताएं कवि को अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं और उन्हीं की अग्नि में वह जलता रहता है। सुख दुख की स्थिति में कवि क्या करते हैं। कवि अपने जीवन में आने वाले सुख व दुखों को समान या निरपेक्ष भाव से ग्रहण करते हैं। वह सुख से ज्यादा खुश नहीं होते तो दुख के समय विचलित भी नहीं होते हैं। भव सागर में कौन सा अलंकार है। तो भव सागर में रूपक अलंकार माना गया है। भव रूपी सागर अलंकारों से संबंधित जो हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में जो 8 अलंकार शामिल हैं, उन सब के वीडियो आप जाएंगे तो 2-4 कदम नीचे ही और आपको अलंकार से संबंधित 2 वीडियो एक साथ मिलेंगे, जिसमें एक में 5 है और एक में 3 अलंकारों का वर्णन वो किया गया है। आप उन्हें देखें तो अलंकारों से संबंधित जो जानकारी है वो आपकी दुरुस्त हो जाएंगी।
कवि भव सागर से पार जाने के लिए क्या करते हैं? भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। कवि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए इसी संसार की लहरों को साधन बना लेता है। भव सागर की लहरों से तात्पर्य है सुख व दुख दोनों। भव सागर पार करने के लिए क्या करता है? संसार भव कवि तो क्या करते हैं? सागर की लहरों को माध्यम बना लेते हैं, लेकिन संसार क्या करता है? संसार भव सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, अर्थात तो कोई न कोई सहारा खोजता है। भव सागर को पार करना कठिन क्यों होता है? जिस प्रकार सागर को पार करने में उसमें उठने वाली लहर, तूफान, चट्टान या कोई जलीय जीव बाधा बन जाते हैं, दिशा सूचक यंत्र न होने से राह भटकने का खतरा बन जाता है, ठीक वैसे ही जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, जिनके कारण जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। निश्चित लक्ष्य एवं मार्गदर्शक के अभाव में जीवन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। इसी कारण भवसागर को पार करना कठिन हो जाता है। कवि किससे भरे हुए हैं? कवि यौवन के उन्माद अर्थात युवावस्था के उत्साह से भरे हुए हैं। कवि अपने दिल में किसकी याद लिए फिरते हैं? अपने प्रियतम की। कवि को कौन रुला रहा है? प्रियतम की याद ही कवि को रुला रही है। प्रेम की पीड़ा के कारण कवि दुनिया के सामने तो हंसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। प्रयत्न के बावजूद भी लोग सत्य को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि सत्य को जानना एक कठिन और निरंतरगामी काम है। ये नहीं कि आपने 1 घंटे काम किया सत्य को जान लिया, नहीं। लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी सफलता की गारंटी नहीं होती। लंबी प्रक्रिया व सफलता की गारंटी न होने के कारण लोग सत्य की खोज में या तो लगते नहीं और या मंजिल मिलने से पहले उसे छोड़ देते हैं, इसलिए वो सत्य को नहीं जान पाते हैं। कवि सीखा ज्ञान क्यों भुलाना चाहते हैं? कवि जानते हैं कि स्वयं को जानी कहने वाले जानी कम और अहंकारी ज्यादा होते हैं, इसलिए वे अहंकारी नहीं बनना चाहते और सीखा ज्ञान भुलाने की बातें करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि मैं अलग स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ और संसार के अन्य लोग अलग अलग स्वभाव के हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव होने के कारण मेरा और संसार का कोई संबंध ही नहीं है। और शब्द के प्रयोग से यमक अलंकार का चमत्कार प्रस्तुत किया गया है। संसार और कवि का आपसी संबंध कैसा है? संसार और कवि का आपसी संबंध विरोधाभासी एवं प्रीति कलह का। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, कलह का अर्थ होता है क्लेश। तो प्रेम और क्लेश का संबंध उनमें व्याप्त है। नया जग बनाने का या नए जग मैं बना जग रोज मैं नित्य नए जग बनाता हूँ, है ना। अपनी कल्पना के अनुसार से क्या अभिप्राय है? तो अपनी कल्पना के अनुसार संसार बनाना जिसमें स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान न हो और लोग प्रेम पूर्वक ही रहें। कवि किस पृथ्वी को ठुकराता है और क्यों? जिस पृथ्वी पर लोग अंधी दौड़ के चलते नित्य वैभव या भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में लगे रहते हैं, कवि उसे ठुकराता है, क्योंकि कवि मानते हैं कि इससे लोगों में त्याग व सहयोग की भावना का नाश हो जाता है और प्रेम घट जाता है। शीतल वाणी में आग पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास अलंकार। कवि भूपों के प्रसाद किस पर न्योछावर करते हैं? कवि अपने स्वाभिमान के कारण अपनी झोंपड़ी या टूटे फूटे आश्रय स्थल के सामने भूपों के प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है महल, प्रासाद का अर्थ क्या है? महल। कि भूप का अर्थ होता है राजा, भू धनपति, भू को पालने वाला है जो वह है अर्थात राजा, कि राजाओं के महल न्योछावर करता है। कवि स्वयं को क्या मानते हैं? दुनिया का दीवाना। कवि संसार को कवि स्वयं को कवि के स्वीकार करने कवि के रूप में स्वीकार करने से क्यों मना करते हैं? क्यों कवि कहकर ये संसार मुझे अपनाए? कवि कहते हैं कि दुनिया में व्याप्त दुख, दर्द, छल कपट पर मैंने अपने मन की बात कही, जिसे दुनिया ने गीत समझा। मेरे मन की पीड़ा व संवेदना को न पहचानने और दुखी होकर रचनाएं लिखी तो उन्हें कविता कहा गया। कवि चाहते हैं कि इस तरह कवि कहलाने से अच्छा है कविता ही न करनी पड़े। संसार में सब प्रेम से रहें, सब प्रेम से रहेंगे, कवि के मन में कोई पीड़ा नहीं होगी, और पीड़ा नहीं होगी तो किसी प्रकार का गीत या कविता लिखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। दिन का पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है?
उसे शंका है कि कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए। वह दिन ढलने से पहले ही मंजिल तक पहुंचना चाहता है। बच्चे नीड़ों से क्यों झांक रहे हैं? वे अपने माता पिता की प्रतीक्षा में होने के कारण नीड़ों से झांक रहे हैं कि वे आएंगे, कुछ लाएंगे। चिड़िया के पंखों में चंचलता क्यों आ जाती है? या चिड़िया के पंखों में चंचलता कौन भरता है? या चिड़िया के पंख चंचल क्यों हो उठते हैं? कि चिड़िया को जब ध्यान आता है कि बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो चिड़िया के पंखों में अनायास ही चंचलता आ जाती है। कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? कवि को जब ध्यान आता है कि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो उसके कदम स्वतः ही शिथिल या धीमे या मंद हो जाते हैं। हरिवंश राय द्वारा लिखित बच्चन द्वारा लिखित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के अनुसार दिन ढलते समय पथिकों व पक्षियों की गति में तीव्रता व कवि की गति में शिथिलता क्यों आ जाती है? कवि के अनुसार पक्षियों व पथिकों की गति इसलिए तीव्र हो जाती है क्योंकि उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई स्वजन या कोई प्रियजन है, जबकि कवि के कदम इसलिए शिथिल हो जाते हैं कि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये एक बात और कि ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस संग्रह से लिया गया है? तो उनका एक गीत संग्रह है निशा निमंत्रण। किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण। इस निशा निमंत्रण से ये गीत उद्धृत किया गया है। चलिए दूसरे पाठ पर चलते हैं। आलोक धनवा की पतंग नाम की कविता, इसका तीसरा भाग यहाँ शामिल है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन कीजिए। भादो अर्थात भाद्रपद महीने में तेज वर्षा होती है। ये वर्षा तेज बौछारों वाली होती है। भाद्रपद की बीतते बीतते बौछारों का दौर भी बीत जाता है। भाद्रपद के तत्काल बाद आश्विन, आशोज या क्वार का महीना शुरू होता है। आश्विन माह लगते ही प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगत होने लगते हैं। जैसे सुबह का सूरज कुछ लाल दिखने लगता है, ठीक खरगोश की आंखों के समान। शरद ऋतु के आते ही गर्मी कम होने लगती है और ठंड बढ़ जाती है। इससे ऐसा लगता है जैसे शरद अपनी नई और चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेज गति से आ रहा है। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी का जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? पतंग हल्की होती है, इसी कारण वह आकाश में उड़ पाती है। पतंग जितनी, सॉरी यहाँ हल्की शब्द भी है, जितनी हल्की होगी आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ पाएगी। पतंग ऊंचाई तक उड़ सके इसके लिए जरूरी है कि पतंग हल्की हो और उसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी हल्की हो। इसी कारण कागज एवं बांस की लकड़ी भी पतले ही प्रयुक्त किए जाते हैं। पतले कागज एवं बांस की पतली लकड़ी प्रयुक्त किए जाने से वह उड़ पाएगी। इनके प्रयोग से ही पतंग हल्की, आकर्षक व रंगीन बनती है। कविता में कवि द्वारा बाल सुलभ चेष्टाओं का जीवंत वर्णन किया गया है। किसका? बाल सुलभ, बच्चों की चेष्टाओं का। इसलिए जरूरी था कि बाल सुलभ क्रियाओं के लिए वैसे ही चीजों का प्रयोग किया जाए। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वे अत्यंत रोमांचित हो जाते हैं। इसी रोमांच के चलते वे सीटियां बजाकर, किलकारियां मारकर वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा माहौल चारों तरफ बन जाता है। उनकी इस प्रसन्नता व उससे उपजे किससे, इस प्रसन्नता से उपजे क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। मृदंग का अर्थ होता है ढोल। जैसे ढोल बज रहे हैं, लगता है जैसे उन्होंने दिशाओं को ही मृदंग बना दिया हो। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? कि मानव हृदय से संगीत का स्वर तभी फूटता है जब शरीर रोमांचित हो और मन प्रसन्न होता है। संगीत में ही जीवन की लय बसती है। इस लय से ही मानव मन आनंद की अनुभूति करता है। इससे मन में रोमांच पैदा होता है। यही रोमांच मन के भावों के अनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करता है। हमारे मन के भाव कैसे हैं, उसी प्रकार ये जो रोमांच है वो ही और हमें उन भावों के प्रति के अनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करता है। और जब व्यक्ति अपने मन माफिक काम कर लेता है या काम करने की छूट प्राप्त कर लेता है, तो उसे आभास होता है कि उसमें संगीत का जोश जागृत हो गया है। पतंग कविता की रचयिता कौन है? आलोक धनवा। पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो
दुनिया रोज बनती है। ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जो कि 1998 में 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शरद के सवेरे को किसके समान माना गया है? खरगोश की लाल आंखों के समान। दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज कहा गया है पतंग को। तितलियों की नाजुक दुनिया कहा गया है आसमान में उड़ते रंगीन पतंगों को। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। वे शब्द किसके लिए आया है? बच्चों के लिए। और कपास का अर्थ यहाँ पर उनके शरीर की नाजुकता, कोमलता या सुकुमारता। बच्चे दिशाओं को किसकी तरह से बजाते हैं? मृदंग की तरह से। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पंक्ति में कपास शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है या किसके लिए? तो बच्चों की शारीरिक कोमलता, नाजुकता व सुकुमारता तथा लचीलेपन के लिए। बच्चे किसके सहारे आसमान में उड़ रहे हैं? अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात अपनी कल्पना के सहारे। कवि आलोक धनवा द्वारा शरद ऋतु का मानवीकरण किस प्रकार किया गया है? कवि ने शरद का मानवीकरण, मतलब मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण एक अलंकार है कि जब किसी निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाता है या आरोप कर दिया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अब प्रकृति पर मानवीकरण मतलब प्रकृति में मनुष्य की तरह से बदलाव आते हैं तब। तो कवि ने शरद का मानवीकरण करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है। उसके द्वारा बजाई जाने वाली घंटी बच्चों को बाहर आने और पतंग उड़ाने के लिए संकेत या आमंत्रण की तरह से लगता है। तो ये जो घंटी बजाना था, तेज गति से चलना था, ये बुलाना था, ये सारी चीजें क्या है? मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। तो प्रकृति पर इनका आरोप लगाकर मानवीकरण अलंकार का सुंदर चमत्कार कवि आलोक धनवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं कि किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य में आंशिक मतलब थोड़ी सी भी सफलता मिलने पर व्यक्ति को किस प्रकार की अनुभूति होती होगी? पतंग कविता के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का जवाब कविता के अंतिम भाग में छुपा है। कवि कहते हैं कि यदि कोई बच्चा पतंग उड़ाते समय छत के खतरनाक किनारों से गिर जाता है और बच जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह और ज्यादा निडर होकर सुनहले सूरज के सामने जाता है। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी स्वयं उसके कदमों के तले आ रही है और वह उस आत्मविश्वासी व निडर व्यक्ति के द्वारा विजित हो जाना चाहती है। अर्थात विपरीत लगने वाली परिस्थितियां भी अनुकूल लगने लगती हैं। कब? जब आपको सामाजिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य में थोड़ी सी भी सफलता मिल जाती है तब। ठीक ऐसा ही व्यवहार सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्यों में आंशिक सफलता मिलने पर होता है। सामाजिक उद्देश्य वाला कार्य करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके कार्य से सरोकार रखने वाले लोग खुलकर उसके समर्थन में आ जाते हैं। छतों को नरम बनाने से क्या आशय है कि पतंग उड़ाते बच्चे जब छतों पर दौड़ लगाते हैं तब वह उन्हें कठोर नहीं लगती, जबकि वास्तव में छत कठोर होती है। वह ऐसे दौड़ते हैं जैसे उनके पैरों तले कोई नरम या मुलायम चीज हो, जैसे उन्होंने छतों को ही नरम बना दिया है। पतंग कविता के कला पक्ष पर टिप्पणी कीजिए। कला पक्ष में क्या लिखा जाता है? सबसे पहली बात ये आती है। तो कला पक्ष में कविता या रचना की भाषा, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण व काव्य दोष संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ आलोच्य कविता पतंग की बात की जाए तो हम पाते हैं कि कवि आलोक जी ने अपनी रचना को भाषाई दायरों से बाहर रखा है। कविता में खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ संस्कृत व उर्दू के शब्दों का सहज एवं भावों के अनुकूल प्रयोग किया गया है। बोलचाल में प्रचलित शब्दों के प्रयोग से यह कविता भी आकर्षक एवं प्रवाहमाने बन गई है। इसके साथ ही कवि ने रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति, उपमा जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। कविता छंद मुक्त है तथा प्रसाद काव्य गुण से युक्त या प्रसाद काव्य गुण प्रयुक्त हुआ है। पतंग कविता का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में क्या होता है? भाव सौंदर्य में रचना के वर्ण विषय की किस बात पर, उस कविता का, उस रचना का विषय क्या है, किस बात पर चर्चा की जा रही है, वर्ण विषय पर बात की जाती है। विविच्य कविता में कवि द्वारा वर्षा ऋतु के जाने एवं शरद के आने का वर्णन संकेतों के माध्यम से किया गया है। शरद ऋतु व प्रकृति चित्रण में बिंबों का सफल प्रयोग किया गया है। कविता के द्वारा एकाग्रता से कवि द्वारा एकाग्रता से पतंग उड़ा रहे बच्चों का चित्र प्रस्तुत किया गया है।
बच्चों की कोमलता, लचीलापन, चंचलता, साहस, निडरता जैसे गुणों का वर्णन किया गया है। पतंग उड़ा रहे बच्चों के आनंद व उत्साह का सटीक वर्णन किया गया है। छतों के खतरनाक कोनों से गिरना, गिरकर बचना, फिर दुगुने जोश से पतंग उड़ाने की क्रिया के द्वारा जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने के भाव भी व्यंजित हुए हैं। पतंग कविता का प्रतिपाद्य क्या है, या सार्थक कवि शीर्षक की सार्थकता क्या है, या इसका ये युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक हो सकता है, इस कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो पतंग कविता आलोक धनवत के द्वारा रचित है। कवि द्वारा इस कविता के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा के प्रति रुचि जगाना, प्राकृतिक सौंदर्य प्राकृतिक सुषमा के प्रति रुचि जगाना, बच्चों के स्वभाव और उनकी खेल प्रियता तथा बाल मनोविज्ञान को समझने की ललक पैदा करने का सफल प्रयास किया है। पतंगों के प्रति बच्चों के उत्साह, समर्पण, दीवानगी तथा पतंग उड़ाने के अपने लक्ष्य के प्रति तन्मयता को व्यक्त किया गया है। इस हिसाब से कविता का शीर्षक है वह पूर्णतः समुचित है। किशोर एवं युवा वर्ग उत्साह, साहस व समर्पण से भरा होता है। इस आयु वर्ग में व्यक्ति कठिनाइयों से लड़कर अपार जीवटता व आत्मविश्वास प्राप्त कर लेता है। भरपूर जीवटता व आत्मविश्वासी व्यक्ति ही दुनिया या समाज को उचित मार्ग दिखा सकता है। कौन है? जो जिसमें भरपूर जीवटता है और जिसमें आत्मविश्वास है जोरदार, वही समाज को उचित मार्ग दिखा सकते हैं। पतंग कविता के किशोर व बच्चे भी अपने लक्ष्य में तन्मयता से जुटे हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोर या युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक हो सकता है। कविता के बहाने तीसरा पाठ कुंवर नारायण की दो कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी पर देखते हैं कि कविता के बहाने शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी प्रकार के भेदभाव दूर करके एकता स्थापित करना। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, उनके खेल में सच्ची एकता होती है। इस कविता के द्वारा कवि ने आग्रह किया है कि हमें सभी भेदभाव भुलाकर मानव मात्र में एकता स्थापित करनी चाहिए। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? अब उड़ना तो किसका कार्य है? चिड़िया का। खिलना फूल का। लेकिन कविता से इसका क्या संबंध है? देखते हैं कि चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के पंख लगाकर। कविता भी उड़ती है लेकिन उसमें कल्पना रूपी पंख होते हैं। इसी तरह कविता के उड़ने का अभिप्राय है कि वह कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक या दुनिया भर को प्रभावित कर सकती है। फूल खिलता है और महकता है और फूल खुशबू देता है। जो भी लोग उसके संपर्क में या उसके दायरे में आते हैं उन्हें वह खुश करने का प्रयास करता है। किंतु कुछ समय बाद ये या एक निश्चित समय के बाद कवि फूल है वह मुरझा जाता है और उसकी महक भी खत्म हो जाती है। किंतु कविता सदा खिलती रहती है और उसकी महक कभी कम नहीं होती। आप देखेंगे तुलसी, कबीर, सूरदास, इनकी पद, इनकी रचनाएं हम आज भी उसी वे में उसी प्रकार पढ़ते हैं, उतना ही आनंद आज भी लेते हैं। कविता और बच्चों को समानांतर रखने में क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे अपने खेल में सभी घरों को एक कर देते हैं। कविता भी बच्चों के खेल के समान होती है। कवि द्वारा अपनी कविता के लिए समाज एवं दुनिया के सभी विषयों को चुना जाता है। वो किसी एक विषय विशेष पर अपनी कविताएं नहीं लिखते, तो सभी विषयों को चुना जाता है। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, कविता भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। कविता भी लोगों में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। इसीलिए कवि ने कविता व बच्चों के खेल को एक समान माना है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है कि फूल एक निश्चित समय तक खिलता है और महकता है। जब तक वह खिला रहता है तभी तक महकता है। मुरझाकर सूख जाने के बाद उसकी महक भी खत्म हो जाती है। लेकिन कविता की कोई मियाद नहीं होती, उसकी कोई वैलिडिटी, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कविता की। वह अनंत काल के लिए लागू होती है। कविता का आनंद हर देश काल के लोग ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कविता में भावों के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग किया जाए। किसी भी बात को सरल
एवं सहज भाषा में व्यक्त किया जाए। गैर जरूरी विद्वता, अपने आप को विद्वान दिखाने के चक्कर में अनावश्यक व कविता को बोझिल बनाने से बचना चाहिए। कलिष्ठ भाषा के प्रयोग से भावों का सौंदर्य, स्वाभाविकता, मौलिकता व नजाकत तथा संदेश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि भाषा को सहूलियत से बरतना आवश्यक है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे कि किसी बात के लिए सर्वप्रथम भावों के अनुरूप भाषा ही दिमाग में आती है, परंतु यश प्राप्ति के लोभ में कवि कलिष्ठ एवं बनावटी शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ऐसा करने से भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है तथा बात बोझिल हो जाती है, जिसके कारण से पाठक या श्रोता के लिए बात का मर्म, बात का जो मूल संदेश था, मर्म का अर्थ है मूल संदेश, वह समझना दुष्कर हो जाता है। इस प्रकार सरल बात भी टेढ़ी या जटिल हो जाती है। कविता के बहाने, कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह इन दिनों नामक के काव्य संग्रह से ली गई है। चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से भिन्न क्यों है? चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, वह कुछ किलोमीटर 5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान असीम होती है। वह दूसरे देशों तक किसी प्रकार की सीमा, दो देशों के बीच में बॉर्डर पर भले कितना ही तनाव क्यों ना हो, लेकिन कविता का आनंद दूसरे देश के लोग भी लेते हैं। तो कविता की उड़ान असीम होती है, कोई सीमा नहीं होती। फूल के खिलने व कविता के खिलने में क्या अंतर है? फूल एक निश्चित समय के लिए खिलता एवं महकता है, जबकि कविता अनंत काल के लिए खिलती एवं महकती है। कविता किस प्रकार के पंखों से उड़ान भरती है? कल्पना के पंखों से। बिना मुरझाए कौन महक सकता है? कविता। कविता के बहाने शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या संदेश क्या है? इस कविता में कविता की सार्थकता एवं व्यापकता पर चर्चा की गई है। साथ ही कविता के सुखद भविष्य कि इसका कविता का भविष्य जो है वो बड़ा उज्जवल है, इस भविष्य पर भी बात की गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान एवं फूलों की महक से की है तथा कविता की उड़ान और महक को श्रेष्ठ बताया है। चिड़िया की उड़ान और फूलों की महक की बजाय कविता की उड़ान और महक को श्रेष्ठ बताया है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार खेल में भी बच्चों में एकता रहती है, वैसे ही कविता भी हर वक्त एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। कवि काव्य प्रेमियों को कि कविता के प्रेमियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ कविता का भविष्य उज्जवल है। इसकी प्रतिष्ठा एवं प्रासंगिकता सदैव बरकरार रहने वाली है। अब इस शब्द की जगह कविता शब्द लिख ले भाई, ये एक गलती से ही कोई ना कहीं मिस्टेक हुई। कविता के बहाने कविता के कला पक्ष पर चर्चा कीजिए। कुंवर नारायण द्वारा रचित इस कविता में खड़ी बोली हिंदी की सरल, सहज एवं भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बहाने, बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, उड़ने के माने इत्यादि शब्दों एवं वाक्यों के दोहराव से कविता में गत्यात्मकता एवं लय को बरकरार रखा गया है। अनुप्रास एवं मानवीकरण, अलंकार तथा प्रसाद काव्य गुण का चमत्कार दर्शनीय माना दिखाया गया है। अब आता है दूसरी रचना इनकी कि बात सीधी थी पर ये किस काव्य से संग्रह से ली गई है? ये कोई दूसरा नहीं से ली गई है। बात सीधी थी पर किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण की। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण की किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं से। सीधी बात किस चक्कर में टेढ़ी फंस गई? भाषा के चक्कर में। बात के भाषा से बाहर आने का क्या आशय है? यही कि भाषा को कलिष्ठता एवं दिखावटीपन से छुटकारा मिले और बात की सरलता बनी रहे। बात के टेढ़ी फंस जाने के बावजूद भी कवि जटिल शब्दावली का प्रयोग क्यों करते जा रहे थे? क्योंकि श्रोता उनके इस प्रयास की दाद दे रहे थे। इसी से कवि और ज्यादा उत्साहित होकर नए, जटिल, दुरूह व अनावश्यक या गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग करते जा रहे थे कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी उन लोगों की वाहवाही। कविता की बात की चूड़ी मरने का आशय क्या है और ये कब मरती है? बात का अप्रभावी या प्रभावहीन हो जाना ही बात की चूड़ी मरने से संबंधित है। जब असहज भाषा प्रयोग से
बात प्रभाव शून्य हो जाती है और बात पाठकों या श्रोताओं की समझ से बाहर हो जाती है तो उस बात की चूड़ी मर जाती है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को किस बात का डर था भाई? तो कवि को डर इस बात का था कि जोर जबरदस्ती से शब्द घुसेड़ने से बात अप्रभावी हो जाएगी और अंततः वही हुआ भी। बात की समानता शरारती बच्चे से क्यों दिखाई गई है? बच्चे की प्रवृत्ति कैसी होती है? चंचल। वह जल्दी ही नियंत्रण में नहीं आता और एक बार हाथ से निकल गया तो बच्चा आपकी गिरफ्त में आएगा ही नहीं। एक बार हाथ से निकल जाने पर तो उसको वश में करना अत्यंत कठिन हो जाता है। वैसे ही अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बात भी बेकाबू हो गई और उसे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अंततः बात पाठकों की समझ से बाहर हो जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कवि क्या पाना चाहते थे? क्या उन्हें सफलता मिली? कवि क्या पाना चाहते थे? कवि अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहते थे। कवि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जटिल भाषाई प्रयोग के कारण वे अपने भावों को अभिव्यक्त करने में विफल हो जाते हैं। इस हेतु कवि ने कुछ शब्दों एवं वाक्यांशों को उल्टा पलटा या बदला, किंतु वे अपनी सहज अभिव्यक्ति में सफल नहीं हो पाए। तो उन्हें सफलता मिली? बिल्कुल नहीं। बात सीधी थी, पर कविता का प्रतिपाद्य या मूल संदेश क्या है? कवि कहना चाहते हैं कि भावों के अनुसार ही भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपनी विद्वता प्रदर्शित करने और लोगों की वाहवाही के चक्कर में गैर जरूरी शब्दों के प्रयोग से सरल बात भी समझा पाने में हम विफल हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों से बचने और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भावों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करने का संदेश कवि के द्वारा दिया गया है। क्या किया गया है कि जो कठिन शब्द है उनके प्रयोग से अपने आप को विद्वान दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जितने सरल शब्दों में अपनी बात कहेंगे, लोग आपको विद्वान समझ लेंगे अपने आप ही। आपका संदेश क्या है उससे। तो इससे हमें इन भावों के अनुकूल प्रयोग करके ही और हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए कवि के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि भाषा का प्रयोग सरल होना जरूरी है। चौथा पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय की। और कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता जो है ये रघुवीर सहाय की लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। कविता में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हम शब्द ये टीवी पर जो कार्यक्रम के संचालक होते हैं या एंकर होते हैं उनके लिए। और इस हम शब्द से उनका अहंकार प्रदर्शित हो रहा है कि वो अहंकारी हैं। अपने आप को हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। अरे तुम समर्थ नहीं हो, सभी समर्थ होते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की इस पंक्ति से या में कैसे भाव व्यंजित हुए हैं? पंक्ति के अनुसार टीवी कार्यक्रम के संचालक स्वयं को समर्थ एवं शक्तिवान तथा कुछ भी करने में सक्षम मानते हैं। टीवी एंकर की इस पंक्ति में उसके अहंकारी होने की भावना व्यंजित हुई है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल संदेश क्या है? इस कविता में कवि रघुवीर सहाय द्वारा मीडिया के असंवेदनशील चेहरे को प्रकट किया गया है। कविता में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी अर्थात लोकप्रियता बटोरने के लिए कैसे बेहुद्दे कार्यक्रमों का संचालन करता है, जबकि उसे नाम सामाजिक कार्यक्रम का देता है। अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे सवाल किए गए, इससे न केवल अपाहिज व्यक्ति बल्कि हर संवेदनशील व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं। कविता के माध्यम से संदेश दिया गया है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए तथा अपाहिज व्यक्तियों के प्रति करुणा व सहानुभूति की भावनाएं रखनी चाहिए। कविता के माध्यम से मीडिया के दोहरे या दोगले चरित्र का पर्दाफाश किया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। एक दुर्बल और अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने बिठाकर चुभने वाले प्रश्न करने के पीछे कार्यक्रम संचालक का क्या उद्देश्य रहा होगा? तो दूरदर्शन वाले एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने बैठाकर ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। ऐसे करते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। उसे रोता देखकर दर्शक भी रोने लगे। वह अपाहिज व्यक्ति से सवाल पूछकर उससे सहानुभूति दिखाने के बहाने
अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सके। और ये उनका मूल उद्देश्य था और नाम दिया उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम का। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अपने विचार स्पष्ट कीजिए। विवेच्य कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन पर साक्षात्कार दिखाया गया है। कार्यक्रम संचालक के अनुसार यह कार्यक्रम अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा दिखाकर दर्शकों के मन में ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे कौन है? अपाहिज, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति जगाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अपाहिज व्यक्ति से किए जा रहे प्रश्नों से लगता है कि यह कार्यक्रम अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अपाहिज व्यक्ति से किए जाने वाले सवाल उसकी पीड़ा बढ़ाने वाले और आत्मविश्वास कम करने वाले थे। जो सवाल किए जा रहे थे ना, उससे उसकी पीड़ा बढ़ रही थी और आत्मविश्वास कम हो रहा था। किसका? अपाहिज व्यक्ति का। ये एक प्रकार का भावनात्मक अत्याचार था। करुणा के स्थान पर करुणा का पाखंड था। आप क्या अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज होकर कैसा लगता है? इत्यादि सवाल कोई धूर्त या क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है। कोई भावुक या संवेदनशील व्यक्ति ऐसे सवाल नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो बात थी कि ये क्रूरता की कविता है, ये यकीनन क्रूरता की कविता है। किसके मुखौटे, उसके क्रूरता का मुखौटा था और दिखा रहे थे, क्रूरता उनके अंदर थी और मुखौटा पहन रखा था उन्होंने मानवीयता का। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किए गए व्यंग्य पर अपने विचार लिखिए। आलोच्य कविता में दूरदर्शन की कार्य प्रणाली पर तीखा प्रहार किया गया है। संवेदना, सामाजिकता व उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम के नाम पर पीड़ितों की पीड़ा का व्यापार किया जाता है। किसी के दुख दर्द को सफलता या लोकप्रियता के नाम पर मिर्च मसाला लगाकर परोसना अमानवीयता भरा कुकृत्य है। कवि ने चैनलों की व्यावसायिक प्रवृत्ति पर करारी चोट की है। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पंक्ति के माध्यम से कवि ने साक्षात्कार के प्रति कैसा नजरिया प्रस्तुत किया है। साक्षात्कार के दौरान किए जाने वाले सवालों के माध्यम से एंकर अपाहिज व दर्शकों को रुलाकर अपनी लोकप्रियता के रूप में भुनाना चाहता था, पर इसमें सफल नहीं हुआ। अपने उद्देश्य में विफल होने पर, वो भाई उसको सफलता मिली नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो अपने उद्देश्य में विफल होने पर वह कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर देता है। टीवी पर समय की कीमत होती है। प्राप्त होने वाले धन के अनुसार ही टीवी पर समय दिया जाता है। कवि की दृष्टि में यह नजरिया दुर्भाग्यपूर्ण, अनैतिक व निंदनीय है और इसलिए कवि ने इस साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया ये रखा कि ऐसे लोग और लोगों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य दुर्भाग्यपूर्ण है, अनैतिक है, व निंदनीय है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपकी कुछ राय, मार्गदर्शन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें। नंबर ये रहे मोबाइल। आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों आप इसे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शुक्रिया, जय हिंद।